नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हो जाइए तैयार बिल्कुल आज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आज का कुछ ऐसा टॉपिक ही है मेरे दोस्त, ज़्यादा कन्फ्यूजन देने वाला टॉपिक है, जो कि आप जान रहे हैं। आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की तरफ हम देख लेते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न, हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है, कह रहा है हीमोकोरियम प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा? कह रहा है मनुष्य तथा बंदरों में, बिल्ली तथा ऊंट में, शेर तथा चीते में, जिराफ तथा घोड़े में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मैन एंड मंकी। मनुष्य तथा बंदरों में हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। अब हीमोकोरियल अपरा क्या है मेरे दोस्त, इसको समझिए। जो प्राइमेट स्तनधारी होते हैं उनमें कोरियोनिक एपिथेलियम मात्र रुधिर में सीधे डूबा रहता है, क्योंकि इसमें गर्भाशयी रोधक अनुपस्थित होते हैं, और ऐसे ही प्लेसेंटा को हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। अगर आप प्लेसेंटा नहीं समझ रहे हैं तो नाड़ा समझिए मेरे दोस्त, नाड़ा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है मानव में एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं? मानव में एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं? ठीक है, इन ह्यूमन हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी oocytes। ठीक है, प्राइमरी oocyte से कितने ओवा बनते हैं? इस देखिए कह रहा है 1 बनता है कि 2 बनता है कि 4 बनता है कि कोई नहीं बनता है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ए, 1 बनता है। कितना बनता है? 1 बनता है। इसका राइट आंसर ए। देखिए हम आपको बता दें कि मनुष्य में एक प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु ही बनता है। एक प्राथमिक oocyte से कितना अंडाणु? एक ही अंडाणु बनता है, क्योंकि प्राथमिक oocytes में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अर्थात मियोसिस फर्स्ट होता है प्राथमिक oocytes में। ठीक है, जिससे एक द्वितीयक oocyte बन जाता है। कौन सा? द्वितीयक oocytes बन जाता है, तथा एक पोलर बॉडी बनता है। एक द्वितीयक oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, द्वितीयक oocyte में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस सेकेंड हो जाता है, जिससे एक अंडाणु तथा द्वितीय पोलर बॉडी बनते हैं। दोनों ही ध्रुवकाय में पोलर बॉडी में समानतः कोई विभाजन नहीं होता है। तो दोस्त चलिए आज का तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है क्या कहलाता है? ठीक है, द रीजन वेयर स्पर्म इंटर द ओवम इज कॉल्ड, मतलब ओवम में जो स्पर्म होता है किधर से प्रवेश करता है, कह रहा है जिधर प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर फटाक से आप लोग देख लीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रवेश कोण कहते हैं कि प्राण गोलार्ध कहते हैं कि वर्दी गोलार्ध कहते हैं कि धूसर अधेंद्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम बता दें इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर रिसेप्शन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्शन कोण। अंडाणु का वह भाग जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है उसे कहते हैं रिसेप्शन कोण कहते हैं। अब देखिए जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, ये है क्या अंडाणु और ये क्या है शुक्राणु। ठीक है, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो अंडाणु का कोशिका द्रव्य तथा कोशिका कला संपर्क वाले स्थान पर बाहर उभर जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बाहर उभर जाता है, जिससे रिसेप्शन कोण कहते हैं। इसी स्थान से शुक्राणु अंडाणु में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 4 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 4 नंबर कह रहा है हेंसेन के नोड किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं? कह रहा है उभयचर कि उभयचर तथा सरीसृप, पक्षी तथा सरीसृप, कह रहा पक्षी। अगला कह रहा सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है हेसेंस नोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म है मेरे दोस्त, हेसेंस नोड। कह रहा है हेसेंस नोड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। आप किसके गैस्ट्रुलेशन के दौरान हेसेंस नोड बनता है? ठीक है, कह रहा है एम्फीबियंस के एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स की बर्ड की रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है सी, बर्ड। ठीक है, क्या है? बर्ड। बर्ड में, ठीक है, बर्ड में गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या बनता है? हेसेंस नोड बनता है। अब आप समझिए इसको थोड़ा सा, जो पक्षियां होती हैं, पक्षियों में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान ही हेसेन नोड क्या बनते हैं। ठीक है, हेसेन नोड। और यह नाम इसके खोजकर्ता अर्थात विक्टर हेंसेन के कारण रखा गया है। भाई इसकी खोज किसने किया था? विक्टर हेंसेन ने किया था, इस कारण इसका नाम रखा गया है। यह इनका एक विशिष्ट लक्षण भी होता है। ठीक है, और हेंसेंस नोड क्या है? ये एक विशेष प्रकार के घने धब्बे या फूले हुए स्थान होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है खरगोश का गर्भकाल है, खरगोश का गर्भकाल
कितने दिन का होता है? कह रहा है 48 से 50 दिन कि 60 से 70 दिन, 18 से 20 दिन, 28 से 32 दिन। तो खरगोश का गर्भकाल कितने दिन का होता है? फटाक से बता ही दीजिए एक बार, तो मजा आ जाए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है। खरगोश का गर्भकाल देखिए, हम आपको बता दें मेरे दोस्त, इसका जो गर्भकाल होता है औसतन 31 दिन का होता है। कितना होता है? औसतन 31 दिन का होता है। इसमें कहीं 31 है औसतन, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब अगर हम समय कहें तो समय होता है 29 से होता है 35 दिन। 29 से 35 कहीं नहीं दिख रहा है, 29 से 35, लेकिन इसके लगभग में कहाँ दिख रहा है? डी नंबर 28 से 32 दिन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 से 32 दिन। खरगोश का गर्भकाल कितना होता है? 28 से 32 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए, ठीक है, ओवुलेशन के लिए, मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए किसका होना प्रेरक होता है? किसका होना प्रेरक होता है? कह रहा है ट्रिगर फॉर ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। ठीक है, ट्रिगर फॉर ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज। कह रहा है ऑक्सीटोसिन स्तर का बढ़ना, LH स्तर का बढ़ना, कार्पस ल्यूटियम का बनना, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर का बढ़ना। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए थोड़ा दोस्त, आप लोग भी थोड़ा सा मदद किया करें। ठीक है, क्योंकि कल तो मज़ा ही आ गया था, वैसे मज़ा आज भी आ जाए। थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर भी कर दीजिए, ठीक है, तब तो मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, और जिस तरीके से मैं दोपहर के समय में वीडियो लाता हूं, बिल्कुल फनी और ट्रिकी टाइप का वो वीडियो चलता रहेगा मेरे दोस्त, अगर इसमें इस तरीके से आप लोग संख्या दिखाते रहे तो। ठीक है, चलिए 6 नंबर का जो अभी इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर है बी, राइज इन LH लेवल। ठीक है, LH स्तर का बढ़ना इज द राइट आंसर। 6 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए मानव मादा जो होती है, जो मानव यानी मादा यानी अर्थात फीमेल, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात MC, 60 में उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को MC। ठीक है, मानव मादा में जो MC होता है, उसके 14वें दिन LH का स्तर बढ़ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या स्तर बढ़ जाता है 14वें दिन। ठीक है, जो कि अंडोत्सर्ग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना है, मतलब जो ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद हार्मोन्स का स्रावण करने वाली संरचना कौन होती है? कौन जो है हार्मोन का स्रावण करती है? कह रहा है कार्पस एल्बिकेंस की, कार्पस स्पंजियोसम की, कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम। कह रहा हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर देखिए, हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम इज द राइट आंसर। अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का स्रावण करने वाली संरचना कौन सी है? कार्पस ल्यूटियम है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स एक छोटी सी पीली संरचना में परिवर्तित हो जाती है। कौन? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, एक छोटी सी पीली संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्रावण करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्रसव के दौरान, ठीक है, किसके दौरान दोस्त? कह रहा है प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचनों के नियमन किसके द्वारा होता है? इंटेंशन कंस्ट्रक्शन इन यूटेराइन वॉल ड्यूरिंग पार्टूरेशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ। ठीक है, कह रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रीनल ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की प्रोलैक्टिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको देख लीजिए फटाक से कि प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचनों के नियमन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द राइट आंसर। 8 का सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 8 का सी, जो कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसी से स्रावित हार्मोन ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले कंस्ट्रक्शन का नियमन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? जो शुक्राणु होता है आप जानते हैं उसका अग्र जो भाग होता है अग्रपिंडक कहलाता है। ठीक है, अग्रपिंडक, इसमें जो है हेड होता
होता है और इसमें टेल होता है। कह रहा है शुक्राणु का एक्रोसोम, यही भाग एक्रोसोम होता है, ठीक है। कह रहा है किससे भी उत्पन्न होता है, लाइसोसोम की, पैराक्सीसोम की, सेंट्रियोल की, गाल्जी काय के द्वारा। लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, सेंट्रियोल, गाल्जी बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो भाई बार बार आया है, इसका राइट आंसर है गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी इज द राइट आंसर, क्योंकि जानते हैं शुक्राणु के शीर्ष भाग पर उपस्थित संरचना एक्रोसोमिक कहलाती ही है, जो कि गाल्जी काय से बनी होती है। एक्रोसोम में कुछ जलअपघटनी इंजाइम, हाइड्रोलिटिक इंजाइम भी होते हैं, जो कि निषेचन के दौरान इग मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रैप्चर कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है वह हार्मोन जो गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हार्मोन जो गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है द हार्मोन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्टिंग प्रेगनेंसी इज, ठीक है। कह रहा ऑक्सीटोसिन है कि FSH है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवरी से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, ठीक है। किससे स्रावित होता है, ओवरी से स्रावित होने वाला हार्मोन है। और यह हार्मोन गर्भाशय अर्थात यूट्रस को गर्भधारण इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है तथा गर्भाशय के दौरान होने वाले परिवर्तनों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, इसको भी देख लिया जाए। देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको आप लोग थोड़ा सा गहराई से पढ़िएगा, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसकी थ्योरी पर भी नजर डालिएगा, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ आकर्षण, ठीक है। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, कह रहा मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ आकर्षण, एपिडिडाइमिस में कि शुक्रवाहिनी में कि प्रोस्टेट में कि उपयुक्त में से किसी में नहीं। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है, हम आपको बता दें, ए इज द राइट आंसर, एपिडिडाइमिस में होता है। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, इपीडिडाइमिस में, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर इन इपीडिडाइमिस, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि नरजनन तंत्र में शुक्राणुओं का परिपक्व मुख्यतः कहाँ, इपीडिडाइमिस में होता है, और यहीं पर शुक्राणुओं का संचय होता है तथा उनमें गतिशीलता भी आती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है, ठीक है। कह रहा है किससे उत्पन्न होता है, कह रहा है एक्रोसोम से उत्पन्न होता है, एक्रोसोम से उत्पन्न होता है कि ध्रुवीकाय से, कि परिपक्व अंडे से, एक शुक्राणु की मध्य भाग से, ठीक है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस होती है, कह रहा है एक्रोसोम से, पोलर बॉडी से, कि मैच्योर एग से, मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है मैच्योर एग, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, मैच्योर एग से फर्टिलाइजिन जो है स्रावित होती है। देखिए अब आपको बता दें, देखिए पूर्व विकसित या परिपक्व अंडा जो मैच्योर युग होता है, ठीक है, फर्टिलाइजिन नामक एक विशेष रसायन का ही स्रावण करती है, जबकि शुक्राणु जो होता है एंटी फर्टिलाइजिन नामक रसायन का स्राव करता है। समझ रहे हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कौन जोड़ी सही है, कौन जोड़ी सही है, कह रहा है देख लीजिए, विच पार्ट इज करेक्ट। कह रहा है माइक्रोलेस्थल इग डिप्नोई, नहीं, ये तो भाई माइक्रोलेस्थल जो होते हैं किसमें होते हैं, इंसेक्ट में होते हैं ना, आप जानते हैं इंसेक्ट में। कह रहा है कि जो होमोलेस्थल इग एम्फीबिया, नहीं, होमोलेस्थल एम्फीबिया नहीं है भाई। कह रहा है मीजोलेस्थल इग बर्ड, नहीं, बर्ड भी नहीं है, ये तो भाई समझ रहे हैं। कह रहा है सेंट्रोलेस्थल इग इंसेक्ट, बस यही सही है भाई। सेंट्रोलेस्थल इग जो होता है कहाँ, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट। यह क्या है, कौन जोड़ी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो गया सेंट्रोलेस्थल इज इग इंसेक्ट, ठीक है। तो 13 नंबर का कौन सा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूथीरियन मैमेल आर, यूथीरियन मैमेल्स आर, कह रहा है ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवो वीवीपेरस की बोथ ए एंड सी। यूथीरियन मैमेल कैसे होते हैं, कह रहा है कि कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर है भाई वीवी पेरस। आप जानते हैं यूथेरियन कैसे होते हैं, वीवी पेरस मतलब बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। बच्चे देते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का कह रहा है कि नाल अथवा आंवल पाया जाता है, आंवल। कह रहा प्रोटोथीरिया में, सरीसृप में, पक्षियों में, यूथीरिया में। प्लेसेंटा इज फाउंड इन प्रोटोथीरिया, रेप्टाइल्स, एवीज, यूथीरिया। आप जानते हैं कि प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, यूथीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो 15 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है
कह रहा है गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है, ठीक है। द फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल्स इज। दोस्त एक बार आप लोग फटाफट, यार संख्या ज़्यादा रहती है, लाइक की संख्या कम रहती है, तो एक बार आप लोग थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए। संख्या देखिए इतनी है तो लाइक की संख्या कम है, तो थोड़ा सा आप लोग लाइक भी कर दीजिए भाई। अब वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, मजा जाए। वही संख्या आप लोग दिखाइए, बिल्कुल कल के रिकॉर्ड को ध्वस्त करिए, तो बिल्कुल और ट्रिकी टाइप के वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, और थोड़ा सा शेयर करिए वीडियो को, मजा जाए, ठीक है। चलिए तो 16 नंबर, इसका राइट आंसर क्या है कि मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है बी, एलेंटोकोरियन, ठीक है। गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तरियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है वो कौन है, एलेंटोकोरियन है। कौन सी है, एलेंटोकोरियन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर कह रहा है पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है। पीत प्लग, योक प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग, योक प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग किस प्रक्रिया में बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है ए, गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनता है। कब बनता है, योग प्लग गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान बनता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में ही योग प्लग का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न, उसको देखते हैं। 18 नंबर का कह रहा है होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन, कह रहा है एम्फिऑक्सस की फ्रॉग की चिक एंड एम्फिऑक्सस। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें नहीं पाया जाता है, ऐसा कह रहा है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसमें नहीं पाया जाता है, चिक में, ठीक है। 18 का सी इज द राइट आंसर, 18 का सी इज द राइट आंसर। अब बात आती है तो फिर कौन पाया जाता है, ठीक है। देखिए चिक में होलोब्लास्टिक तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। कौन सा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर का कह रहा है पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है। पक्षियों के अंडों को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है अपीतकी नाम से जाना जाता है, कि गोलार्ध पीतकी, कि केंद्र पीतकी, मध्य पीतकी, ठीक है। तो कह रहा है ईग ऑफ बर्ड आर डिजाइनेटेड एज एलेस्थल, टीलोलेस्थल, सेंट्रोलेस्थल, मिजोलेस्थल। आज ही मैंने ट्रिक के द्वारा बताया आप लोगों को, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो आप जा करके, मैंने लिंक भी दे रखा है, आप लिंक पर जाएं और देख लीजिए, एकदम बिल्कुल ट्रिक से ही देख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है टीलोलेस्थल, ठीक है। पक्षियों के जो अंडों को किस नाम से जाना जाता है, टीलोलेस्थल नाम से जाना जाता है, ठीक है, टीलोलेस्थल। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाइपोफाइसेक्टोमी, हाइपोफाइसेक्टोमी से होता है, हाइपोफाइसेक्टोमी से क्या होता है, हाइपोफाइसेक्टोमी लीड्स टू, कह रहा हार्ट अटैक होता है, कि इंक्रीज्ड डाइजेशन होता है, कि डेथ होता है, कि रिग्रीगेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, क्या होता है भाई। देखिए हम आपको बता दें, यह जो रोग है, समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि जनन चल ही रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी, तो आप समझ रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक ये सब क्या जनन है, नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, रिग्रीगेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, प्रजनन क्रिया में शिथिलता आ जाती है, समझ रहे हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी से। अब ये है क्या, पिट्यूटरी ग्रंथ को हो, जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है उसी को हाइपोफाइसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। इस ग्रंथि को सर्जरी द्वारा निकाल देने को ही हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। किससे निकाल देने से, बिल्कुल सर्जरी करके जो हाइपोफाइसिस होती है उसको निकाल देने, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर निकाल दें तो उसी को कहते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं। इसके प्रभाव से थायराइड तथा एड्रीनल ग्रंथियों का क्षय होने लगता है। यदि लैंगिक परिपक्वता के पूर्व इसे निकाला जाता है तो जनन अंगों तथा नलिकाओं का विकास नहीं होता है, और जो लैंगिक परिपक्वता होती है इसके पश्चात ऐसा किया जाता है तो सहायक तथा प्राथमिक जनन अंगों का क्षय होने लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पीतक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, पीतक झिल्ली पाई जाती है, कह रहा है किसमें पाई जाती है, कह रहा है पक्षियों में, कि कंचुकियों में ऐसा नाम है, मछलियों में, कि स्तनधारियों में, ठीक है। पीतक झिल्ली, विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बर्ड, ट्यूनिकेट, फिशेस, मैमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बर्ड में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बर्ड में, पक्षियों में पाया जाता है, समझ रहे हैं। देखिए कैसे पीतक झिल्ली जो होती है, जो पीतक झिल्ली होती है या विटेलाइन झिल्ली आप कह दीजिए, पक्षियों संबंधित है, क्योंकि यह पक्षियों द्वारा दिए गए अंडे के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अंडे के अंदर पाई जाती है, समझ रहे हैं।
ये झिल्ली है, अंडे के अंदर पाई जाने वाली एक झिल्ली है जो कि जर्दी के चारों ओर एक रक्षा आवरण का कार्य करती है। ये अंडा श्वेतक अर्थात इग एल्बुमिन का सबसे भीतरी स्तर होता है। समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है कुक्कुट के भ्रूणवर्धन के दौरान मध्य जन स्तर का विकास होता है। इन द एम्ब्रियोजेनी ऑफ चिक द मेजोडर्म डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होता है? समझ रहे हैं। करा द अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म, द लोअर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म, बोथ द अपर एंड लोअर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आप सोच रहे होंगे। देखिए, जो चिक होता है, कुक्कुट होता है, इसके भ्रूणवर्धन के दौरान ही प्रिमिटिव स्ट्रिक के निर्माण के बाद मीजोडर्म का विकास होता है। किसका विकास होता है मेरे दोस्त? मीजोडर्म का विकास हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कह रहा है कि मेढक में निषेचन कला का निर्माण होता है। मेढक में निषेचन कला का निर्माण कब होता है? कह रहा है निषेचन के पहले, निषेचन के बाद की, अंड निक्षेपण के पहले, अंड निक्षेपण के बाद। इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, यानी मेढक में निषेचन कला कब बनता है? कह रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर ओवी पोजिशन, आफ्टर ओवी पोजिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, निषेचन के बाद निषेचन कला का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बाद निषेचन कला का निर्माण हो जाता है, क्योंकि मेढक में जो निषेचन होता है वह बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, जो कि जल में होता है। कहाँ होता है? जल में, वाटर में होता है। समझ रहे? निषेचन के पश्चात ही निषेचित अंडे के चारों निषेचन कला का निर्माण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा, आधात्र नामक गुहा पाई जाती है। आधात्र नामक गुहा पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या? आर्केंट्रान कैविटी इज फाउंड इन, आर्केंट्रान कैविटी इज फाउंड इन। कह रहा ब्लास्टुला में कि गैस्टुला में कि मोरुला में कि प्लैनुला में। ठीक है, आर्केंट्रान कैविटी किस में पाई जाती है? ब्लास्टुला में, गैस्टुला में, मोरुला में, प्लैनुला में। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें दोस्त, इसका राइट आंसर है बी, गैस्टुला में पाई जाती है। आर्केंट्रान कैविटी कहाँ पाई जाती है? गैस्टुला में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि मानव में प्रवसन काल होता है लगभग, मानव में प्रवसन मतलब गेस्टेशन पीरियड इन मैन अबाउट। ठीक है, कितने दिन का होता है, कितने सप्ताह का होता है मानव में प्रवसन काल? ठीक है, कह रहा है कि 10 सप्ताह के, 28 सप्ताह, 32 सप्ताह, 36 सप्ताह, 10 वीक, 10 वीक, 28 वीक, 32 वीक, 36 वीक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है डी, 36 वीक। वैसे हम आपको देखिए 36 क्या होना चाहिए? 38 वीक। कितना? 38 वीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ 38 वीक ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम इसको बता दें तो क्या होगा यहाँ पर? उसके लगभग कौन है? 36। ठीक है, तो 36 सप्ताह। इसका राइट आंसर है क्या? डी। मानव में प्रवसन काल कितने सप्ताह का होता है? 36 सप्ताह का। इसको जोड़ेंगे तो आप कितने महीने जाएगा? 9 महीने जाएगा। समझ रहे हैं? 9 महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्लेसेंटा की भूमिका होती है, रोल ऑफ प्लेसेंटाइज। ठीक है, प्लेसेंटा की भूमिका क्या होती है? कह रहा है तंत्रिका आवेगों को ले जाना, संग्रहकारी अंग की तरह कार्य करना, झटकों से भ्रूण को बचाना, विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। टू कन्वे नर्व इम्पल्स, टू एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन, टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक्स, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? ये क्या प्लेसेंटा क्या करता है? जो नाड़ा होता है, लगा होता है माँ के, जब घर में बच्चा होता है, बच्चा डेवलप हो रहा था तो इसे नाड़वा नहीं लगा होता है, और जो माँ खाती है तो सब इसको कहाँ से मिलता है? इसको वही नाड़ा के द्वारा इसके जाता है ना नाभि में, तब तो इसको मिलता है। तो क्या प्रदान करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 27 कर रहा है प्राकृतिक अनिषेक जनन होता है। इसमें किस में होता है प्राकृतिक अनिषेक जनन? कह रहा है मेढक में होता है कि मनुष्य में होता है कि मधुमक्खी में होता है कि खरगोश में? ठीक है, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस आकर इन किस में पाया जाता है? नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस जो पाया जाता है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें होता है हनी बी में। किस में होता है? हनी बी में, मधुमक्खी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, मधुमक्खी। देखिए जो मधुमक्खी होता है कीट वर्ग का प्राणी है। किसका है? कीट वर्ग का, और इनसे ही तो शहद प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि यह कॉलोनी बना के रहती हैं। जो मधुमक्खी होती है क्या बना के? कॉलोनी बना के रहती हैं। अब प्रत्येक कॉलोनी में एक रानी, कई 100 नर और श्रमिक मक्खियों के साथ होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि रानी मक्खी रॉयल जेली खाती है, बढ़िया मस्त मस्त आइटम, और सब तो इधर उधर करते हैं, लोल बने रहते हैं। समझ रहे हैं? मधुमक्खियों में निषेचित अंडे से ही रानी तथा श्रमिक दोनों मादा का विकास होता है, तथा अनिषेचित अंडे से ड्रोन बनता है। विकल्प वाले ही प्रश्न में था। ठीक है, ड्रोन अनिषेचित अंडे से बनता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है क्लेडोइक इग अभिलक्षणिक होते हैं। किसके अभिलक्षणिक हैं? क्लेडोइक इग। अब देखिए मैंने बताया था क्लेडोइक इग क्या होते हैं अभी आज के ही लेक्चर में, ठीक है, जो ट्रिकी टाइप का था। क्लेडोइक इग इसे कहते हैं जो इग के बाहर और थोड़ा सा ठोस होती है परत, कैल्शियम कार्बोनेट की लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लेडोइक इग कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिए क्या कह रहा है, क्लेडोइक अंडे अभिलाक्षणिक होते हैं स्तनियों के, सरीसृप तथा पक्षियों के, कीटों के, मछलियों के। किसके होते हैं? तो इसका राइट आंसर है भाई रेप्टाइल्स एंड बर्ड, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड के। क्लेडोइक अंडे ऐसे अंडे को कहते हैं जिनके चारों ओर एक कड़ी खोल होती है, समझ रहे हैं, जो मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट। यह खोल भ्रूणी परिधन होने तक अंडे के अंदर से जलवाष्पन को क्या करती है? रोकती है, किधर से जलवाष्पन इसका बाहर न जाने पाए, ठीक है। परंतु इससे O2 तथा CO2 गैसीय विनिमय होता है, O2 का भी और CO2 का भी गैसीय विनिमय होता रहता है। इस प्रकार के अंडे सरीसृप तथा पक्षियों का विशिष्ट लक्षण भी होते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ कीटों में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है मानव में पाए जाने वाले अपरा का प्रकार है। अपरा द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज टाइप ऑफ, ठीक है, किस प्रकार का होता है मानव में जो अपरा पाई जाती है? कह रहा है कि डिफ्यूज होती है, कि जोनरी होती है, कि कॉटिलिडनरी होती है, कि डिस्क्वाइडल होती है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि कोरियोनिक होती है ना, क्या होती है? कोरियोनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोरियोनिक तो है नहीं भाई, तो अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कि मानव में पाई जाने वाला अपरा जो होती है कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त हो जाएगा डिस्क्वाइडल, ठीक है। कैसे हो जाएगा डिस्क्वाइडल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कोरियोनिक होता तो वही हो जाता। देखिए जो बाह्य भ्रूणी कला होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के भाग लेने के आधार पर प्लेसेंटा 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कोरियोन तथा योगसैक, कोरियोन और योगसैक, ठीक है, किस में पाया जाता है? मेटाथेरियन में पाया जाता है, जैसे कंगारू उंगारू में। और दूसरा होता है कोरियोन तथा एलेंटोइस, ये अधिकांश यूथेरियन में मिलता है, ठीक है। और कोरियोनिक किस में मिलता है? मनुष्य में मिलता है कोरियोनिक। लेकिन अब मैंने बता दिया है कोरियोनिक प्लेसेंटा नहीं है, तो अब यहाँ पर जो उपयुक्त जो हम लगाएंगे कौन सा होगा? डिस्क्वाइडल होगा, ठीक है, डिस्क्वाइडल विम्बाम्ब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है मनुष्य के प्लेसेंटा अपरा में होती है, क्या होती है भाई? मनुष्य के अभी देखिए अभी यही तो बात आ रही थी, ठीक है, मनुष्य के प्लेसेंटा में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मनुष्य के प्लेसेंटा में होती है, क्या होती है? अब यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कह रहा है कोरियोन एंड योगसैक, योगसैक एंड एलेंटोइस, कोरियोन एंड एमनियोन, कोरियोन एंड एलेंटोइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोरियोन एंड एलेंटोइस, ठीक है, कोरियोन एंड एलेंटोइस हो जाएगा। चलिए अगला जो है, अगला क्या कह रहा है? अगला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि स्तनियों में आंवल बनता है। प्लेसेंटा इन मैमल इज फॉर्म्ड बाई, ठीक है, मैमल्स में किस प्रकार का आंवल बनता है? कह रहा है एलेंटोइस, एमनियोन, कोरियोन, बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था कोरियोन, ठीक है, कोरियोन अभी बताया था, ठीक है। स्तनियों में आंवल कैसे बनता है प्लेसेंटा? होता है कोरियोन, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि आइसोल स्थलिक का, कि मीजोल स्थलिक का, माइक्रोल स्थलिक का, सेंट्रोल स्थलिक का, किसका है? सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सेंट्रोलेस्थल एग, ठीक है, सेंट्रोलेस्थल एग, केंद्र पीत की अंडा, ठीक है, सतही विदलन अर्थात सुपरफिशियल क्लीवेज किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सेंट्रोलेस्थल एग का, ठीक है। देखिए सेंट्रल स्थल एग में सतही विदलन होता है, जब आप जानते हैं, जबकि जो सभी बहुपीत की अंडों में सतही विदलन नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 33 क्या कह रहा है? कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस इज मैमेलियन टेस्टिस कंट्रोल्ड बाई, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया मैमेलियन टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होती है? कह रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, ग्रोथ हार्मोन के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एस्ट्रोजन के द्वारा, किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ठीक है, FSH इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहा है बाई कार्नुएट गर्भाशय पाया जाता है। बाई कार्नुएट गर्भाशय पाया जाता है, किस में पाया जाता है? बाई कार्नुएट यूटेरस। ये क्या है बाई कार्नुएट यूटेरस? किस में पाया जाता है? कह रहा है सीप की, पिग की, मैन की, रैट, ठीक है। इसका राइट आंसर तो हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसको देख लीजिए एक बार, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है रैट, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब है क्या बाई कार्नुएट गर्भाशय? जो बाई कार्नुएट गर्भाशय होता है उस समांतर हृदयाकार गर्भाशय कहते हैं।
किस आकार का? हृदयाकार गर्भाशय कहते हैं इसको, ठीक है। इनमें 2 सींग हॉर्न सदृश संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार का गर्भाशय रोडेंट्स जैसे चूहों में सामान्यतः पाया जाता है, हालांकि बहुत से सूअरों की जातियों में भी पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में सामान्यतः यानी केवल असामान्य अवस्था में पाया जाता है, बाकी इस मनुष्य में नहीं पाया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है। नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है, कैसा होता है? कह रहा है सेंट्रोलेस्थल होता है कि टीलोलेस्थल होता है कि मैक्रोलेस्थल होता है कि माइक्रोलेस्थल होता है, ठीक है। नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा कैसा होता है, ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, माइक्रोलेस्थल होता है। कैसा होता है? माइक्रोलेस्थल होता है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आंसर प्रश्न है वो क्या कह रहा है भाई? देखिए कह रहा है मानव सशक एवं अन्य आंवलीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम का निषेचन कहाँ? रैबिट में, मैन में एंड अदर प्लेसेंटल मैमल में कहाँ होता है? कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है। ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? रैबिट में, मैन में और दूसरे प्लेसेंटल मैमल में कहाँ होता है? कह रहा है ओवरी में होता है कि वेजाइना में होता है कि फैलोपियन ट्यूब में होता है कि यूट्रस में। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? निषेचन कहाँ होता है? बताइए फटाफट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका यानी राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर सी, फैलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्या कह रहा है? कह रहा है लिंग कोशिकाओं का संगलन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल इज रिफर्ड एज। सेक्स सेल मतलब वही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, समझ रहे हैं। इसका फ्यूजन क्या कहलाता है? फ्यूजन क्या कहलाता है? कह रहा है कि इम्प्लांटेशन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, कपुलेशन कहलाता है कि इन फ्यूजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी नर तथा मादा युग्मक के संयुग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं ना। यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? वो तो जनन हो जाती है, ठीक है। चलिए एक बार भाई, एक बार और थोड़ा सा मजा जाए। देखिए थोड़ा सा एक बार आप लोग और तेज़ी से लाइक कर दीजिए दोस्त, ठीक है। लाइक कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल ट्रिकी इसी टाइप के वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम दिन भर में आप जान रहे हैं कि 2 वीडियो आपको डाल रहे हैं इस समय। एक तो दोपहर में और एक इस 9:30 बजे जो टाइम है। डेली का डेली जो इस चलेगा, सीरीज चल ही रहा है, ठीक है। उधर ट्रिकी वीडियो चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद कहाँ उपस्थित होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रियल शीथ स्पर्म इज प्रेजेंट इन, कहाँ होता है भाई? शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद कहाँ उपस्थित होता है? कह रहा है टेल में कि मिडिल पीस में कि क्रोसोम में कि हेड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, कि शुक्राणु माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद कहाँ उपस्थित होता है? उपस्थित होता है मिडिल पीस में। कहाँ होता है? मिडिल पीस में उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चिक मतलब पक्षी के भ्रूणी परिवर्धन के दौरान सर्वप्रथम दिखाई देने वाली भ्रूणी कला होती है। कौन सी भ्रूणी कला होती है जो सबसे पहले दिखाई देती है, ठीक है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक, ठीक है। द फीटल मेम्ब्रेन दैट अपीयर्स फर्स्ट इन, कौन सी फीटल मेम्ब्रेन जो सबसे पहले अपीयर होती है? कह रहा है योगसैक, एलेंटोइस, एमनियोन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है योगसैक, ठीक है। योगसैक इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है यहाँ पर कि अस्थि मत्स्य सरीसृपों एवं पक्षियों में विपाटन होता है। मतलब इसका क्या है? इन बोनी फिशेस, ठीक है, अस्थि मत्स्य बोनी फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड, द क्लीवेज इज, क्लीवेज कैसा होता है भाई? क्लीवेज कैसा होता है? कह रहा मीलोब्लास्टिक सुपरफिशियल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल, होलोब्लास्टिक रेडियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल फटाफट बता दीजिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इंतजार कर लेता हूं आप लोगों के कमेंट का, और एक बेहतरीन कमेंट करिए आप लोग भाई कि आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगता है। भाई डेली का जो रिवीजन चल रहा है किस प्रकार से, यह रिवीजन क्या ठीक है कि नहीं है, थोड़ा सा आप लोग बेहतरीन कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी इसका आंसर तो मैं बता ही दे रहा हूँ। इसका आंसर जी बिल्कुल 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 यही, कुछ लोग तो भाई ताबड़तोड़ पढ़ रहे हैं एकदम। इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल होता है, ठीक है। जो बोनी फिशेस होती हैं, रेप्टाइल होती हैं, बर्ड होते हैं, इसमें क्लीवेज कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल होता है, ठीक है। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो लोग चैनल पे हमारे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।